अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपके। मैं सादिया इमाम समा के मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर, और आज आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने आई हूँ जिसके लिए मुझे कसूर आना पड़े। कसूर से थोड़ा सा आगे आके ये इनका डिस्ट्रिक्ट आता है। यहाँ हमारे को 25 मिनट की मज़ीद हमने ड्राइव करी उसके बाद, और सुहाना मौसम, लेकिन उस सुहाने मौसम में कुछ खट्टी मीठी बातें होनी हैं, क्योंकि आज हमें बहुत अरसे बाद नून लीग के एक पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है, और अभी हम थोड़ी देर बाद उनसे मिलेंगे। और ये पिछली हुकूमत में स्पोक पर्सन भी रहे हैं पंजाब से जनाब, तो यकीनन आप समझ गए होंगे मलिक अहमद मोहम्मद ख़ान साहब की मैं बात कर रही हूँ। अभी हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या आगे नून लीग के सफ़र को वो किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक वाहिद मेरा ख्याल, मैं जब नून लीग की सियासत की बात करती हूँ तो मैं सब आप जितना शाइस्ता बोलते हैं और जितना धीमे मिजाज के आदमी हैं, तो ये कहीं कोई सियासी नज़र है आपकी, या सियासी खोल है, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है? वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिपोर्ट जी। मेरा ख्याल मैं शायद ही कभी किसी से ऊंचा बोला हूँ। बट आपका जो लहजा है ना, उसमें आप सख्त से सख्त बात भी करते तो वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो इतने धीमे अंदाज में होती है। टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। कोशिश करते हैं कि हार्शनेस ना ही है किसी चीज़। थैंक यू जी। अल्लाह करे राना सनाउल्लाह साहब आपको सीखें, आपके कलीग हैं, और ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये एक एज अ पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपको राय, मैं कोई आपसे ज़ाती वो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा हर सियासतदान इतना धीमा बोले। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ताकि हम जो पाकिस्तानी हैं या जो आपके अवाम है वो आपसे इसी तरह बात कर सकें। इस वक्त पे आई हूँ जहाँ पूरी कचहरी बहुत सारे लोग जमा हैं, तो अब ये भी हम जानेंगे कि यहाँ किस तरह के मसाइल हम सुनते हैं। डिफरेंट नेचर के इश्यूज होते हैं, जैसे आपस में दो कजन्स किसी एक पीस ऑफ लैंड पे झगड़ पड़े हैं, ये मेरा नहीं है तेरा है, दो सगे भाइयों की औलाद है, उस तरह के पर्सनल नेचर के इश्यूज हैं। मोस्टली कंप्लेंट पुलिस के बारे में। अच्छा। पुलिस की कहीं एट्रॉसिटी है या पुलिस कहीं हेल्पफुल नहीं है। उसकी फ्लिप साइड भी है, अगर किसी एक का झगड़ा हो जाता है तो वो सारे दूसरे को सारे खानदान को इम्प्लिकेट कर देते हैं। पुलिस की भी अपनी रीजनिंग होती है कुछ। सर ये पंजाब पुलिस का तो वैसे ही मसला रहा है ना, ये है जी। जब दूसरे आवाज़ उठाते हैं तो फिर आप कहते हैं ये सियासी बयान है, अपने कहते हैं फिर आप उनको क्या कहेंगे? अब अगर ये देखें कि गुल्लू भट्ट टाइप पुलिस क्यों बनाते हैं फिर आप लोग? नहीं, पुलिस का मामला कुछ जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप एक FIR रजिस्टर करवा रहे हो तो उसमें फॉल्स इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के नाम रखे हैं। पुलिस के पास पहली एक्सक्यूज़ तो ये होती है। हाँ जी। और जो ये पुलिस बनाने की बात है, तो जिन लोगों ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के नाम पे चीफ एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी को बीच में मिक्स कर दिया, जैसे PTI वाले लोग थे, तो अभी आप देखें 3 IGs के ट्रांसफर्स में क्या हुआ। हम यही कहते रहे कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, ये ज़रूरी चीज़ है, आप इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मत गिने। लेकिन बार क्या, वो तो भी वक्त के साथ तय्युन होगा। तो आप खुद कानून पढ़ कर आए बाहर से, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कानून का इम्प्लीमेंट किस तरह हो पाएगा, और वो इम्प्लीमेंट जो वाकई अवाम को जो है वो थोड़ी सी रिलीफ दे और सहूलत दे? ये ग्रेजुअल होता है, ये वक्त गुजरने के साथ, प्रैक्टिस होने के साथ, जो उसके अंदर इल प्रैक्टिसेस होती हैं उनको रूट आउट करने के साथ, ये सोसाइटी का एज अ होल एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि आपने अपने लॉज को और रूल ऑफ लॉ को कैसे लेके चलना। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये ग्रेजुअल है, और ये रिफ्लेक्शन है सोसाइटी एज अ होल की। ठीक। स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्टीट्यूशंस की अपनी है, और मेरी और आपकी अपनी है। इसमें मीडिया का भी रोल है, सबका रोल है। तो ये ग्रेजुअली होगा, ये ऐसा नहीं होना कि ओवरनाइट किसी ने इसको ठीक कर देना है। बहुत बुराई है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर बड़ी सख्त ज़्यादती है, और सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि जैसे आज अकाउंटेबिलिटी के नाम पे सबसे बड़ी करप्ट प्रैक्टिस ये हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रिम किया जाए। एक रात में कुछ नहीं होना, तो एक रात में PTI ने कौन सी छड़ी घुमानी और चीज़ें ठीक हो जाएंगी सर? वो तो देखिए, इतने सालों की हुकूमत है आप लोगों की, तो उसमें कुछ ना ठीक हो सका। असल ये है कि हमने तो ब्रिक बाय ब्रिक ठीक करने की कोशिश की, लेकिन PTI की तश्कील ही हमें लग रहा है कि बुनियाद से हटकर होगी। सही। वो बिल्कुल एक बड़ा वो है, कॉस्मेटिक है, वो
अरेंज्ड है, पर्पसफुल नहीं है। अच्छा, ये हमें लगता है। सही। चलिए लेट्स सी अब क्या होता है आगे चल के, मजीद चीज़ों को जानेंगे। लेकिन यहाँ मैं उठने से पहले चाहूँगी कि कुछ जो इनके करीबी लोग हैं, इस हलके के लोग हैं, उनसे भी जानूँ कि इस हलके में इन्होंने कितना काम करवाया है, या सिर्फ बातों की हद तक काम हुआ है, या कायम अली शाह जिस तरह रोडें बनवाते थे, बाद में पता चलता था वो सिर्फ और सिर्फ कागजात पे बनी होती थी और शक्लों में कहीं रोड नज़र नहीं आती थी। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप मलिक साहब के लिए? जी मलिक साहब तो जी सियासत में तो हम इनको अबाव जिदाद से जानते हैं जी, हमारे बड़े भी जानते आए हैं। ये सियासत नहीं करते जी, ये सियासत को इबादत समझ के करते हैं। और यही वजह है कि आज माशाल्लाह ये थर्ड टाइम MPA भी हल्के से हुए हैं। इनसे पहले इनके वालिद साहब भी यहाँ से थे। तो कुछ ये हम लोगों को डिलीवर करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं इन पे अपना इत्मीनान। मलिक साहब क्या डिलीवर करते हैं? आप लिफाफे भिजवाते हैं, रुक्के भिजवाते हैं, क्या डिलीवर करते हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। मैं तो अपनी बसात के मुताबिक एक सीरियस एफर्ट करता हूँ जी, अपना सोशल जस्टिस के लिए एफर्ट करता हूँ, अपने भाइयों के दरमियान इत्तेफाक रखने के लिए करता हूँ। एंड दे आर ऑल लाइक ब्रदर्स टू मी। मेरा इनसे एक प्यार का रिश्ता है जी। इनका तारुफ चाहूँगी सर, कि आप प्लीज़ पकड़ लेंगे तो। जी एजाज अहमद है जी मेरा नाम। ये वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेरे भाई हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरी तो कोशिश होती है मलिक साहब अगर इधर ना भी हूँ तो हमारा तो काम है 24 घंटे अपने दोस्तों के साथ जो भी मसाइल हों, चाहे उनके कोई आपसी मसाइल हों, चाहे कोई थाना कचहरी का मसाइल हो, कोशिश करते हैं कि इनको आपस में। कहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशानी आती है? जो ज़ाती मसाइल है उनमें एक दूसरे को ठंडा करना ज़रा, कि बेटा तू भी ठीक है, रुक जा पहले मेरी बात भी सुन ले। नहीं, ज़्यादा तो हम जो छोटे मोटे मामला है हमारी कोशिश होती है कि वो हम आगे कुछ थाना तक या कचहरी तक जाने ही नहीं देते हैं। इधर ही आपस में कोई मामला ऐसे होते हैं जिनमें जो फिर उनका जो राइट पे जो सच्चा हो फिर हम उसकी मदद करते हैं, उसके साथ चलते। यहाँ डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग हैं तो मैं उनसे सर जानना चाहूँगी कि आपके इलाके के लोग हैं, क्या कहते हैं आप? ये MPA साहब ने काम वाम सही किए? सर सलाम अलैकुम। सही किए। ये हमारे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, हमारे चाचू जान है। ये चाचू जान है जी, हमारे चाचू जान। सर दाढ़ी देखें, ऐसा चाचू, स्मार्ट चाचू, इनको तो PTI में होना चाहिए, क्योंकि PTI मशहूर अपने फिट किस्म के लोगों के लिए। वैसे काफ के नून और नून के बाद PTI पूछ नहीं सकते, पूछेंगे ये भी अभी इनसे। जी आप क्या कहेंगे मलिक साहब? जी मलिक साहब बहुत अच्छे काम करवाते हैं, सड़कें वगैरह, और इधर जायज़ काम करवाने की कोशिश करते हैं। जायज़ काम, ये बड़ी खूबसूरत बात की कि जायज़ काम करवाने की कोशिश करते हैं। सर साहब मलिक साहब हमारे इलाके की शान है, हमारे इलाके की आन है। काम करते हैं, जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं हमारे गांव में, इलाके में जो भी करने चाहिए ये लोग करते हैं। हमारे लिए तो यही साहब हैं। चले जी, अल्लाह आप सबके मसाइल को इसी तरह हल करे। और अब हम मलिक साहब के साथ चलते हैं। ये इनके वालिद साहब जनाब डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, he served as president of Pakistan for a couple of days. Remained member of Senate twice, member of the Assembly. बड़ा बोझ होता है कि एक बाप ने सर्व किया हो और लोग उससे बड़े खुश हो, उसके बाद बेटा वो सीट पर आए या उस हलके से लड़े, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो नाम और वो पहचान भी साथ लेके चलनी है। ये आप दुरुस्त कह रही हैं। हमारी पंजाबी में एक मिसाल है कि बोर्ड दे थल्ले बोर्ड बड़ी औखी होती है। बहुत औखी होती है। चले जी हम आगे इस वक्त ब्रंच करने और उसके बाद अपने सफ़र पे जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर, जो कि मलिक साहब के बड़े बेटे हैं। तो इनसे ज़रा बात करते हैं कि ये एज़ फादर किस तरह का अपने वालिद साहब को देखते हैं और कौन सी कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए। जी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट हैं पढ़ाई को लेके या तुम्हारी एक्टिविटीज़ को लेके? पढ़ाई को लेके और एक्टिविटीज़ दोनों को लेके। तो तुम ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों करते हो? ऐसी एक्टिविटी वैसे मेरी कोई ख़राब नहीं है, बस वो थोड़े स्ट्रिक्ट नहीं कि तुम सारा टाइम बाहर क्यों रहते हो। मैं तो अब्बू को किस चीज़ में ज़्यादा वो होता है कि ये तुम दोस्तों में ज़्यादा होते हो, दोस्तों में ज़्यादा है कि तुम्हारा सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा है? अच्छा ये बताओ, जब अब्बू को सियासत में देखते हो, सियासत में बहुत सारे लहजे सही होते हैं, बहुत सारे गलत होते हैं। आपके मुखालफिन कभी आपकी अच्छाई कर रहे होते हैं, कभी आपके बारे में गलत अल्फाज, तो उनको लेके कभी गुस्सा आता है कि मेरे अब्बू के लिए क्यों बोला, क्योंकि हम उस वक्त ये भूल जाते हैं कि इनका ये एक पार्टी के लिए बात हो रही है। हम अपने ऊपर ले जाते हैं कि जी मेरी पर्सनल है, मेरे वाले साहब है और इनके लिए कहा जा रहा है। तो वो जो पर्सनलाइज करने वाली चीज़ है वो कभी आती है? नहीं, आई जस्ट से दैट ही इज बेटर देन द रेस्ट ऑफ देम। यस, ये तो मैं भी कहूँगी, मैंने आते ही बोला
कि ये तो है, ये जो अब्बू की शाइस्तगी है, जो लहजे की, मुझे लगता नहीं कितने स्ट्रिक्ट होंगे जितना तुम बयान कर रहे हो। डांट तरह से किस तरह है बेटा? नहीं बस बोल देते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट बस। वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये हमारे वालिद साहब भी करते थे। मलिक साहब आप यकीन है, हमारे वालिद साहब पापा सिर्फ हमें यूँ देखते थे, उसके बाद हम देखते ही रह जाते थे। तो ये वाला काम आप भी करते हैं बच्चों के साथ? बिल्कुल ऐसे करता हूँ जी मैं। जस्ट टेल देम कि ये आपका गलत है, ये सही है, आगे अपने नफे नुकसान के खुद जिम्मेदार हो। तो सियासत को लेके क्या आगे कोई है पढ़ाई के बाद इंशाल्लाह आगे? बिल्कुल है ना, अब्बू की जिम्मेदारी को लेके आगे हेल्प्स मी अ लॉट जी। ये इज वेरी काइंड। मैं जब भी इससे कहता हूँ ये मेरे साथ, क्योंकि काफ़ी डिमांडिंग है। अच्छा। हम अपने कोशिश करते हैं किसी दोस्त की गमी शादी से पीछे न रहें। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल ये उभरता हुआ जो इस वक्त हमारे पास एक सियासतदान है और आने वाले दिनों में ये भरपूर तरीके से आई विश कि ये पढ़े जी और ये अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अब्रॉड जाए। आई एम आस्किंग यू फॉर गेट हिज मार्क्स एंड ऑल। ये अपने कोशिश करे जी। कितने प्यारे अब्बू जान। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। जनाब फाइनली हम वहाँ से निकल आए। हमने ब्रंच भी कर लिया, बहुत मज़े का ब्रंच था। थैंक यू सो मच मलिक साहब। मौला आपके दस्तरखान में मज़ीद वसअत पैदा करे। और अब हम जो जा रहे हैं वो, क्योंकि इनकी लॉयर्स के साथ एक मीटिंग है, लेकिन मज़े में ये एक सेकंड मेरी लेबर लगी हुई है जी। आ जाए जी, मैं अपनी रोजी रोटी देखता जाऊँ। रोजी रोटी देखते आलूओं की शक्ल में आ जाए। ये सारी आपकी है जी साहब? वो अच्छा मेरे भाई हैं बड़े। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, अब यहाँ पर हम एक डेयरी बनाने लगे हैं जी। जो ये भी बड़ा काम है, मतलब डेयरी बनाने को रूरल इकोनॉमी है जी। पहले हमारा बड़ा कन्वेंशनल होता था, अब उसे हमें मॉडर्नाइज करना पड़ रहा है। सही, नीड ऑफ द डे। बिल्कुल। और कब तक आलू पैदा कर करके कमाना है, कुछ और भी ग्रो करनी है। कभी कभी नहीं होते। आलू का अगर रेट अच्छा हो तो ये गोल्ड माइन है ना, गोल्ड माइन है। यही मैं कहने वाली थी कि अगर रेट अच्छा हो, है ना। ये सबसे बड़ा ट्रेडर है जी हमारा आलू का जो खड़ा है। अच्छा चले जी, तो फिर वो नून लीग की हुकूमत आती है, मेरे ख्याल आलूओं के प्राइस सबसे ऊपर जाएंगे। नून लीग तो आलू की कीमत नीचे करती है जी। आज तक हम नून लीग से पीट रहे हैं। अभी हमने देखा बीच में जो गन्ने के फसल को लेके काफ़ी रहा कि वो शुगर मालकान ने, मिल्स मालकान ने वो नहीं ओपन किया और गन्ना कितनी देर फसल खड़ी रही है। बड़ी तकलीफ में है जो इन्होंने लेट सीजन स्टार्ट किया है। ये हमारे बिल्कुल एडजेसेंट गन्ने का मेन ग्रोइंग एरिया है। पिछले दौरे हुकूमतों में 1 नवंबर से क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी इन्होंने जो 29 दिन ज़ाया किए हैं, एक तो जो ज़मीन खाली नहीं हुई, सही, उससे गंदम काश्त नहीं कर पाएंगे और फिर एक पूरा साइकिल टूटेगा, चेन टूटेगी। अच्छा मैं साहब, पहले आपका काफ लीग के साथ रहा, काफ लीग के बाद नून लीग में शामिल हुए, क्या रीज़न था काफ लीग से अलहदगी का? देखिए, काफ लीग से पहले 1985 से मेरे वालिद मरहूम की और मियाँ साहिब की बड़ी आपस में एक ताल्लुकदारी थी। सही। वो सेनेट के मेंबर थे, मुस्लिम लीग नून के मेंबर थे, वो पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर थे। फिर एक यहाँ हमारे इलेक्शंस हुए थे जिसमें कोई लोकल रीजनिंग पे तहरीके इस्तिकलाल के साथ मुस्लिम लीग नून का एक मुआहिदा हो गया था। जी। उसमें वो इलेक्शन हमने भी कंटेस्ट किया था और हमने इंडिपेंडेंट फिर कंटेस्ट किया था। सही। हमें पार्टी के टिकट नहीं मिले थे, तो वी वर स्टैंडिंग ऑन द साइड फॉर दैट टाइम। तो जब मियाँ साहब वापस आए तो फिर हम उनके पास गए, जाके उन्हीं के साथ रहे। आप शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब भी रहे, उनके तर्जुमान भी रहे उनकी दौरे हुकूमत में, और तब मेरा ख्याल है कि उस हुकूमत का तर्जुमान बनने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स भी थे, लेकिन आपको ये शर्फ बख्शा गया। तो एक अपनी पोस्ट को लेकर और फिर लोगों की राय किस तरह की थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये शहबाज साहब की मेरे साथ मेहरबानी थी दैट उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं उनकी गवर्नमेंट के जो काम हैं वो लोगों तक पहुँचाऊँ। उनकी गवर्नेंस के बड़े हॉलमार्क्स हैं जी।
और मेरी उनके साथ जो कमिटमेंट है वो उनकी कुछ बुनियादी उनकी काम करने की सलाहियत पर, उनकी लोगों के लिए हर वक्त की एक बेलौस तगोदौ पर मैं कन्विंस्ड हूँ कि व्हाट ही डिड वाज राइट, व्हाट ही प्रीच्ड दैट वाज राइट। इस चीज़ के लिए भी कन्विंस हैं कि नवाज शरीफ साहब के बाद अगर हम उस पार्टी में देखते हैं तो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज, ये सारे बड़े ओहदे सिर्फ एक फैमिली के पास ही क्यों रहे? मतलब उस पार्टी में और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां दी हैं इस पार्टी को। देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। सही। तो मेरे पास उनके नाम के साथ जुड़े वोट का डिविडेंड है। अच्छा। Unless I will have a name of Sharif with me in a party ticket as a party leadership, तो बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट मुझे मस्टर होती है उसके साथ। ये उनका करिश्मा है, उनके सबके साथ अटैच्ड है। शहबाज साहब की एक अपनी हैसियत है, हमजा को भी लोग प्यार करते हैं, मरियम ने अपने आप को प्रूव किए है, मियां नवाज शरीफ के साथ तो लोग मोहब्बत करते ही हैं। मैं सैयद अशफाक अहमद शाह इस खुडियाँ का एक मज़दूर तबके से तल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन अभी जो चंद दिन पहले के एक बात थी इस इलेक्शन से पहले की कि हम दूध की नहरें बहा देंगे, शहद की नहरें बहा देंगे। अब ये हमें देख के इतना दुख अफसोस हो रहा है कि हमारे जो प्रोजेक्ट खुडियाँ में इन्होंने शुरू करवाए थे वो सारे रुके पड़े हैं। हमारी गलियाँ, हमारे बाज़ार वैसे ही गंदे हैं। अगर ये काम चलता रहता तो हमें 100% यकीन था कि इंशाल्लाह ये जितने भी काम हैं ये आप तक मुकम्मल हो चुके होते। इस वक्त जो मसला है वो ये है कि गवर्नमेंट तब्दील हुई है, हम अपोजिशन में हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएनए एमपीए दोनों मुस्लिम लीग नून के हैं। यहाँ पर एक दफ़ा में तकलीफ़ आएगी, आप बर्दाश्त करें, लेकिन इसका मामला ये है कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं हम असेंबली में आवाज़ उठाएंगे, हर प्रॉपर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे कि जो हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको ना रोका जाए, जो चल रहे थे चलते रहें। इसी तरह से जो यहाँ पे जो रोड्स जितनी थी, अब जैसे ये रोड है, ये न्यूली बिल्ट रोड थी, तो इसको सीवरेज के लिए उखाड़ा गया, तो फिर इसको बनाया जाना चाहिए था, तो वैसे छोड़ के चले गए, फंड्स रोक दिए। तो इस तरह की तकलीफ है, इन्हों का करने जी बंदोबस्त, वी विल सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह। दोबारा से अपनी उसी पूरी गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं जनाब। अच्छा, सब मुझे ये बताएं कि आप कसूर से एमपी कितनी दफ़ा आप ये अपना इलेक्शन लड़े? तीसरी दफ़ा आप कर रहे हैं? मेरे चौथे इलेक्शन 2008 में मैं इलेक्शन हार गया था जी, 2002 में इलेक्ट हुआ था, 2013 में हुआ। 2008 में वो कौन था जिसने आपको हराया? पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती थी पंजाब में, पीपल्स पार्टी। तब मोहतरमा की शहादत का एक बड़ा क्लियर इम्पैक्ट था। विद अ वेरी क्लोज मार्जिन आई लॉस्ट। अब जब मोहतरमा शहीद हो गई तो फिर मुझे अंदाज़ा ही हो गया था जी। तो ऑलमोस्ट कैंपेन हमारी जामिद हो गई थी, इलेक्शन में वो रह ही नहीं गया था जी, बहुत बड़ा सानिया था वो। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। और एक बहुत बड़ा लीडर हमने खोया। बिल्कुल। एक पढ़ा लिखा लीडर हमने खोया, जो दिमागी तौर पे भी लीडर था और जिस्मानी तौर पे भी लीडर था, हर एतबार से जी। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी सतह पे कोई सियासतदान हो, किसी एक पार्टी से भी हो, किसी एक पार्टी की लीडर नहीं थी, वो हमारा नेशनल एसेट थी। आपने जो कसूर वालों से वादा किया या अपने इलाके के लोगों से वादा किया, उसमें कितना काम आप कर पाए और कितना रह गया? तो देखिए, बेसिकली पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि एक आपका इलेक्टोरल कॉलेज है ना, जिनसे आप वोट लेते हैं, तो पहले ये देखना है कि उनकी डिमांड क्या है और फिर ये देखना है आप उनसे वादा क्या करें और फिर असूली तौर पे आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आप अभी एक गांव से, जहाँ से आप पहले जहाँ पे आप तशरीफ़ लाई, वहाँ से फिर दूसरे टाउन में, बेसिक इशू यहाँ पर लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इशू लोगों का यहाँ पे ये गार्बेज हीप्स हैं, बेसिक इशू लोगों का यहाँ पर स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं। ये तो 4 महीने हुए ना नई हुकूमत में, तो 3 दफ़ा आप रह चुके हैं। मैं वही आपको बताने लगा। मैंने अपने पिछले टेन्योर में 122 किलोमीटर पुख्ता सड़क इस हल्के के अंदर नई तामीर करवाई, 122। 6 के करीब हॉस्पिटल्स हमने बेसिक हेल्थ यूनिट्स को अपग्रेड किया है, यहाँ के DHQ को हमने टोटली रिवैम्प किया है,
यहाँ के THQs को रिवैम्प किया है। यहाँ हमारे साथ एक नया कार्डियोलॉजी सेंटर बना है चूनिया के अंदर, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर है लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था और हमारे नज़दीक है, इस इलाके के सारे लोग वहाँ पर भी जाते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ की जो सीवरेज रिलेटेड इश्यूज थे, 56 देहात में 70 साल की तारीख में ऐसे नहीं हुआ, 56 देहात के अंदर सीवरेज की पब्लिक हेल्थ की स्कीम्स दी हैं। अरे मुझे भाई साहब ये भी बता रहे थे जो हमारे साथ इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं, वो बता रहे थे कि आपने अपने दौर में यहाँ बास्केट्स भी रखवाई थी कि लोग अपनी मदद आपके तहत भी थोड़ा सा, देखिए ये हमारे नहीं पैदा हो पाता। बिल्कुल, ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया जिसपे इसको हमने क्लीन शहर के नाम के साथ क्लीन खुडियाँ प्रोजेक्ट के तौर पर उसको हमने स्टार्ट किया। मैंने खुद स्ट्रीट्स में स्वीपिंग की, मैंने बास्केट्स अपनी जेब से लेके दिए, हुकूमत नहीं दे सकती थी। मैंने नेबरहुड अवेयरनेस कमेटीज़ बनाई, मैंने लोगों को लिटरेट किया, मैंने स्कूलों में लिटरेचर भेजा, मैंने स्कूलों में जाके लेक्चर किए, मैंने उनको बताया कि सफाई निस्फ़ ईमान क्यों है, गार्बेज की नीड्स, उसकी सेग्रीगेशन, उसको किस तरह से उठाना है। ये पिछले 4 माह में गंद पड़ा है, जो पड़ा है पहले साफ था। तो वो मैं कहती हूँ ना, आपकी जितनी सोच थी या जो लेक्चर थे, आपको सारे पानी फिर गए 4 माह के अंदर। सारे इनिशिएटिव्स किल कर दिए। मेयर डजंट गो विदाउट पर्स, पैसे होंगे तो चलेगा। सही बात है। देख पैसा बहुत बड़े आपको ना नचा के रखता है, हाथों पे आ जाएंगे। ये जो डेरा है ये इनके छोटे भाई हैं, उनके डेरे पे हम आए और भाई के होते हुए भाई के किस्से कोई और नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आप इनके छोटे भाई हैं? जी बिल्कुल। शक्ल से बड़े क्यों लग रहे हैं आप, ये बताएं। पता नहीं, ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि छोटे को बड़ा कर दे। ये बताइए कि एज ब्रदर ये कैसे हैं? बेहतरीन इंसान है जी। हमने तो बचपन से, मतलब हमें तो सिर्फ शफकत मिली है और किसी वजह से अगर कोई गलती भी हमने की है तो वो समझाने का जो तरीका भाई अहमद का है, वो मेरा ख्याल है वो किसी और भाई का नहीं हो सकता। तो कभी फेटी नहीं पड़ी? कोई आप लोगों की फेटियां हुई हो जो रास्ते में हुई हो, जो नहीं लड़ाइयाँ हो जाती स्कूल कॉलेज के दौर में, पहुंच जाए भाई ये हो गया, पहुंचे सारे एक साथ? नहीं, मेरा ख्याल है ये बड़े पुरअमन आदमी हैं और उन्होंने हमेशा में जो है ना अमन की जो है वो वही प्रचार किया है और कोशिश यही की है कि किसी जगह पर लड़ाई झगड़ा हुआ भी है तो उसको अच्छे तरीके से सेटल किया जाए, तो मना करते रहे लड़ाई झगड़े से। तो मैं पूछूंगी ना बचपन की मोहब्बत क्या कहेंगे, स्कूल टीचर है ना? एक जुर्म है मेरा, सिगरेट इसको मैंने लगाई। बिल्कुल स्कूल से बंक करना कैसे, वो मैंने बताया। शेक्सपियर का एक बड़ा जुमला है सिगरेट के लिए, वो कहता है सिगरेट की एक तरफ आग और दूसरी तरफ अहमक होता है। मैं आपको नहीं कह रही, ये शेक्सपियर ने कहा है। मैं सिगरेट का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब मैंने पहली दफ़ा सिगरेट किया तो मुझे कहा गया कि जी वो फलां जगह पर सिगरेट पड़े पकड़ के लो। मैं वहाँ से सिगरेट उठा के लाया, एक इन्होंने खुद लगाया, एक मुझे लगवा दिया। अभी मुझे तो पता भी नहीं था सिगरेट क्या। जब मैंने सिगरेट पी लिया ना तो कहते उन तो शिकायत लाई ना, तो तेन पता है तो सिगरेट पीता है, और वो मुझे बड़ा याद है, वो आज तक नहीं भूला मुझे। ऐसे कितने चक्रों में और मासूम भाइयों को फंसाया आपने? असल में हमारा बड़ा एक जॉइंट सा फैमिली सिस्टम है जी, सबकी सारे कज़न सारे एक ही तरह से हैं सारा। कोशिश तो यही रही है कि जो भी खुद गलत कर रहे हैं अगले को भी करवा दें, लेकिन खुशकिस्मती से ज्यादा गलत हुआ नहीं हमसे। चलिए जी, अब आप अपनी इसका अहमद सईद का मेन हमें फायदा ये है कि मेरी एब्सेंस में मैं इतना टाइम हल्के में नहीं दे पाता, तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी देखता है और जो मेरा हल्का है उसमें भी मुझे बहुत हेल्प करता है। I'm really grateful. कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी शोहरत कभी आधा इधर रखा हो? हमेशा रखते हैं, हमेशा रखते हैं। पैसों का भी? आलू आज ज्यादा बिक गए ने प्रवा। वो इसके वैसे मुझसे ज्यादा बिकते हैं। आलू में इसके ज्यादा काम देते हैं। मैं तो कभी आया कभी गया। जबरदस्त। नहीं ये अल्लाह के, ये टीम वर्क जो होता है ना, वही मतलब सक्सेस की जो बेसिक जो रीजन है ना, वो भी यही है कि अगर आप भाई आपस में इकट्ठे हैं, एक दूसरे को आप टेक केयर करते हैं। ये मुट्ठी जब तक बंद है तब तक ही ताकत है। मैं ये समझता हूँ कि ये जब तक रहेगी इंशाल्लाह उस वक्त तक कामयाबी रहेगी इंशाल्लाह। और मौला आप सबको इसी तरह ही कामयाब रखे इंशाल्लाह। सर अब हमारा अगला प्लान क्या है? प्लीज लॉयर्स की मीटिंग है, लॉयर्स की मीटिंग कसूर हमें शहर पहुंचना, चले आए जी। मलिक साहब, मैंने सारी जिंदगी देखा लोग पत्तियां फेंकते हैं, मैंने पहली दफा देखा ये पूरे फूल आके, ये कैसी मोहब्बत है आप लोगों की? ये जब ये फूल जब इलेक्शंस कैंपेन नजदीक होती है ना,
तो इन जैसे जो बड़े साहिब शौक लोग हैं, महमूद साहब जैसे, ये तो सिर्फ एक है, ये इसके पूरे पूरे गुलदस्ते मारते हैं। हेलमेट पहन के जाना पड़ता है। मशहूर सूफ़ी शायर बाक़ी शाह के मज़ार पे सब मौजूद है, और मेरा ख्याल है कि ये भी शान है कि यहाँ हमें, और मुझे आज ही मौका मिला मलिक साहब के साथ होते हुए कि मैं यहाँ आ सकूँ। शायद वैसे मैं नहीं आ पाई कभी, लेकिन आज यहाँ आके अपने अकीदत का भी मैं नज़राना ज़रूर पेश करूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी कि हमने यहाँ चादर चढ़ाई, हमने यहाँ दुआ की, तो सबसे पहले थैंक यू मलिक साहब, आपकी वजह से आज हम यहाँ भी आ सके और हमने यहाँ फातिहा पढ़ी, अच्छा लगा। कुछ बातें जो मैं आपसे, कि जब आप ऐसे आपकी जो पैदाइश है, आपका जो बचपन है, वो यहाँ इन्हीं इलाकों में गुजरा? अब्बा के साथ आते जाते? ये हमारा शहर है, इससे हमें बड़ा प्यार है। इसके साथ हमारी बचपन की, जवानी की बड़ी यादें जुड़ी हैं। और मेरा एक बड़ा डाइवर्सिफाइड एक रिलेशनशिप है इस दरबार के साथ, क्योंकि मैं अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, और नॉर्मली अहले हदीस जो हैं वो दरबारों के साथ ज़्यादा उनका कोई इतना ताल्लुक़ होता नहीं, बिल्कुल। लेकिन मैं समहाउ बुल्ले शाह की जो प्रीचिंग्स हैं जी, और उनका जो एक समाजी इंसाफ का कॉन्सेप्ट है, सही, और जो उन्होंने उस दौर में सच बोलने की बात की, मन को साफ करने की बात की, तो आई फील माई सेल्फ एज इज डिवोटी। अगर मैं इस वक्त के मलिक साहब से कहूँ कि पीछे जाएं, अपनी जवानी के कुछ तार छेड़े, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मेरे लिए सादिया काश बन गई है, काश ये हो जाता? ऐसे मैं सच्ची बात कहूँ कि जो भी आज तक करने की कोशिश की वो नहीं हुआ, और जो नहीं करना चाहे वो होता गया। तो आपने फिर इस तरह तो नहीं सोच लिया कि अब जो करना चाह रहा हूँ उसे बिल्कुल कोशिश में लगा रहा हूँ, ये तो होना ही नहीं है, और जो नो, आई जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ थिंग्स, जैसे चल रहा चलता जाता है। बस आप फिर उसकी रजा भी राजी होते चले गए। मैं सिंगर बनना चाहता था। अच्छा। मुझे बाद में एहसास हुआ मेरी आवाज़ बहुत बुरी है। तो आपको बाबा बुल्ले शाह का कुछ तो याद होगा जो आप तरह गुनगुनाई दें हमारे सामने? नहीं, शायद मैं गुनगुना प्रॉबेबली ना पाऊँ, लेकिन जो बुल्ले शाह का सच आख्या पांबड़ मचदा है, कि सच्ची बात करो, अगर सच कहने से चाहे कहीं आग भी लग जाती है लगने दो, लेकिन सच ही बोलो। और सच कहने से असल में आग ही तो लगती है। एग्जैक्टली। फिर जो लास्ट सुट चिट्टी चादर कुड़िए पा फकीरां लोई, वो बहुत बड़ा पैगाम है। बिल्कुल। इसी तरह से आप उनकी जो बुल्ले शाह की जो पोइट्री है, ये कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ना जी, उसके जो पहले 4 आर्टिकल्स हैं, पहला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है। बिल्कुल। तो बुल्ले शाह सच आख्या पांबड़ मचदई, इट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बुल्लिया ज़ात ना पूछे कोई, नो रेस रिलीजन क्रीड। मतलब सोशल जस्टिस का इससे बड़ा मैसेज जो इन्होंने दिया, मेरा ख्याल कहीं तलाश करना पड़ेगा। ये इसमें तो कोई शक नहीं है जनाब, लेकिन यहाँ फिर मैं घूम के लेकर आऊँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत सियासी बातें तो मुझे फिर करनी होंगी। कि हम कह रहे हैं कि बसंत नहीं होनी चाहिए, आप भी कह रहे हैं बसंत नहीं होनी चाहिए, और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं विद इन द PMLN जो कहता था कि बसंत होनी चाहिए। और फिर मुझे मेरी वॉइस साइलेंस क्यों हुई जब मैंने वो अमवात देखी, और फिर मैंने अपनी स्टेट की वो सलाहियत देखी कि उन अमवात को रोकने में भी बस है। सही। तो फिर मैं भी खामोश हो गई।
वैसे तो मैं बसंत त्यौहार का हामी थे, लेकिन वो जो अभी भी अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें, जिन वजह से बात हो रही है वो डोर की वजह से, वो एक ख़ास तबका था जो लेकर आया था, वो उसको तो आप रोक सकते थे सर। आप लोगों की हुकूमत इतने नहीं, साल हो रही है, उसमें हमने बड़ी एफर्ट की। हुकूमत कट ले रही थी, हम क्या करें? नहीं, उसमें हुकूमत ने बड़ी एफर्ट की, हमने कुछ बड़ा होमवर्क किया इस पर, और फिर जब ये फाइनली डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे गया और वो शहबाज शरीफ साहब के पास गया, तो हमने उनको बताया कि हमने लिस्ट कर ली है जी, ये 4000 लोग हैं जो ये डोर का काम करते हैं, हम इनको पकड़ लेंगे, इनको पकड़ लेते हैं। अच्छा, फिर हमने बताया कि जी ये लोग हैं जो इनके साथ मुंसलिक हैं, उनको हम पकड़ लेंगे, ये उनके एड्रेसेस हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन लेटली फिर हमें इसी में जो रिपोर्ट्स मिली गवर्नमेंट को, ये मिली कि इवन जो एक धाती तार नहीं भी है, सही, और एक डोर ऐसी है जो इलेक्ट्रिक्यूशन का सबब बनती है, बिल्कुल, और उसके साथ 6 या 8 अमवात एक साल के अंदर रिकॉर्ड हुई, तो फिर गालिबन शायद वो अपना फैसला करने में दुरुस्त थे, जिन्होंने फैसला किया कि अगर किसी एक शख्स की भी जान जाए और इस सारे काम में जाए, तो ही सेड कि भाई एक बंदे का भी खून मेरे हाथों पे होगा, मैं ये नहीं करता, बसंत और नो बसंत। भाई साहब, एक रचा बसा कल्चर है यहाँ का, बड़ा विरसा है यहाँ का, कसूर का, बाबा बुल्ले शाह की वजह से एक हिस्ट्री है जो चलती चली आ रही है। तो आप बड़े लकी लोग हैं जो यहाँ के लोग हैं। इस तरह हम भी जब जाते हैं, सिंध के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ एक रिच कल्चर आपको नज़र आता है, तो हम बड़ा लकी समझते हैं। मैं कराची में रहती हूँ, मैं अब्दुल्ला शाह गाजी की वजह से हमको बड़ा लकी समझती हूँ कि गाजी है मेरे सर पे। तो ये एक जो फील है कि कोई है, वो रब है, और उस रब ने अपने नाइबों को की कोई ना कोई ऐसी हरकत थी। देखिए वरना मैं और आप कितने लोग हैं, लेकिन किसी का ऐसा मज़ार नहीं है जिसमें कोई आ रहा हो, कोई चादरें चढ़ा रहा हो, कोई आ रहा हो, कोई दुआएं। कितनी कब्रें हैं जो बाहर बनी हुई हैं, लेकिन उनके किरदार शायद उतने मजबूत नहीं थे जो इतने हैं। तो इस तरह के रिच कल्चर को जब आप हम देखते हैं और हमारा पूरा मुल्क इससे भरा हुआ है, क्या कहेंगे उसके? देखिए, सब कॉन्टिनेंट में जो इस्लाम का फैलना है, उसमें इन सूफिया का बड़ा तल्लुक है। बेशक। अच्छा, अब इन सूफिया की मुख्तलिफ सिलसिले हैं। अब गालिबन बुल्ले शाह का जो मकाम है वो एक रिफॉर्मिस्ट का है। बिल्कुल। मैं शायद उनको गाजी के उस अंदाज में जिस तरह उनका दरबार का कंट्रीब्यूशन या उनकी होगी, या जैसे दाता अली हजवेरी की कंट्रीब्यूशन होगी, वो ज़रा मुख्तलिफ कराएँ। मुख्तलिफ कराएँ। इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, उनकी अपनी है, लेकिन ये जिनकी वजह से माशरे में अच्छाई है, और वो अब तक है। कहते हैं ना, ये माशरा अब तक कायम क्यों है? तो कुछ अच्छे लोग हर माशरे में हमेशा रहते हैं, जैसे हमसे पहले थे और यकीनन यहाँ भी हैं, तभी ये माशरा कायम है, वरना ये कब का ख़त्म हो चुका होता। जनाब, ये खूबसूरत शाम, ये खूबसूरत दिन आज हमने गुजारा मलिक अहमद साहब के साथ। बहुत अच्छा लगा, जैसे हम आपको शाइस्तगी से सुनते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारे साथ ये गुजारा दिन अच्छा लगा। बहुत अच्छा, मुझे आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आपने इतनी तकलीफ़ की कराची से, नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं। एंड आई होप कि हमने आपकी हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी और आपको हमारा शहर अच्छा लगा होगा। शहर अच्छा लगा, शहर के लोग अच्छे लगे, आप लोगों की मेहमानदारी बहुत अच्छी थी। और मैं कहती हूँ ऐसे एक आधा गरीब होना चाहिए। कहते हैं ना, मैं बड़ा गरीब सा आदमी हूँ, बस 15-10 एकड़ बेचनी पड़ती है हर इलेक्शन पे। मैं कहती हूँ ऐसा गरीब हर मुल्क का बच्चा हो जाए तो इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो जाए जनाब। और जितनी गाड़ियाँ हमारे काफ़िले में चल रही थी उतना हमारे प्रेसिडेंट के पीछे नहीं चलती। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मोहब्बत इनकी बिकॉज ये इनकी पीछे का काफ़िला नहीं था, ये इनकी मोहब्बत का काफ़िला था जो इन्होंने अपने लोगों को दिया है, और वो हमारे साथ साथ था। तो थैंक यू सो मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, इसी के साथ सादी इमाम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हम ये आपको सुनाएंगे एक छोटी सी कवाली। कवाली का अपना ही एक रंग है, मज़ार पे हो और कवाली ना हो। तो ये कवाली आज मैं कहती हूँ मेरे शहीद भाई अमजद साबरी के लिए, ये मैंने अपनी तरफ से की है। बाकी तो हर लफ्ज़, हर इबादत, हर अहद उस रब के साथ है, वो उन्हीं का नाम लेते हुए गया है और उसी के नाम आज मैं ये करती हूँ। सादी इमाम को इजाज़त दें, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे। अल्लाह हाफ़िज़।